हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एचएपी यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है क्या। साथ ही साथ हम इसके स्कोप्स को भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एरियाज में इन्हें यूज किया जाता है, एनाटॉमी को या फिर फिजियोलॉजी को। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो सिंपल सी बात है, जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, जो आप हमारी बॉडी के, क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी बोल रहे हैं तो ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, तो ह्यूमन बॉडी के जब हम स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, साथ ही साथ उनके फिजिकल रिलेशन को देखते हैं विद अदर स्ट्रक्चर, तो उसे क्या बोलते हैं हम? एनाटॉमी। समझ रहे हैं? सपोज अगर मैं बात करती हूँ हार्ट की, ठीक है, तो हार्ट के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें कि उसमें हमारे कितने वाल्व हैं, उसमें कितने चैम्बर्स हैं, तो कौन सी मसल से मिलके बना हुआ है, तो ये सारा चीज क्या है? आपका एक एनाटॉमी है। एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, किस शेप का है, ठीक। और अगर हम बात कर रहे हैं कि उसका हार्ट और लंग्स का आपस में क्या रिलेशन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कि जो आपका हार्ट है वो लंग्स के क्या है? आपका पीछे है, पोस्टीरियर पार्ट में है। तो ये आपका क्या है? ये फिजिकल रिलेशन है, ठीक है। इसमें हमने कोई फंक्शनल रिलेशनशिप की बात नहीं की है, हार्ट और लंग्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। हमने सिंपल फिजिकल एंटिटी के फॉर्म में लिया है कि हार्ट और लंग एक दूसरे के कहाँ आपके सिचुएटेड है, स्ट्रक्चरली आप क्या रिलेशन बता सकते हो। तो इसका मतलब कि जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी टोटल किसके साथ डील करती है? हमारी स्ट्रक्चर के साथ डील करती है, ठीक है। स्ट्रक्चर प्लस दूसरे किसी भी जो आपका ऑर्गन है उसके साथ फिजिकल क्या रिलेशन है वो देखती है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी मतलब होता है फंक्शनल, ठीक है। जब हम किसी ऑर्गन के, ह्यूमन बॉडी के किसी भी पार्ट की जब हम फंक्शन को स्टडी करते हैं कि वो एग्जैक्टली करता क्या है और उसका रिलेशन विद अदर ऑर्गन फंक्शनली क्या है, जब हम ये डिस्कस करते हैं तो वो आता है आपका फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। सेम वही एग्जाम्पल लेंगे हार्ट और लंग्स का, ठीक है। फिजियोलॉजिकली हमें पता है, अगर फिजियोलॉजी के हिसाब से देखें तो हार्ट का काम क्या है? आपका पंपिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। पूरा डिटेल में तो हमने पढ़ा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, बट फिलहाल के लिए पंपिंग ऑफ ब्लड किसका काम है? हार्ट का काम है। और लंग्स का क्या काम है? हार्ट का उससे क्या रिलेशन है? तो आपको पता है कि जब भी आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो इम्प्योर ब्लड हार्ट में आता है, तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। लंग्स में जाके उसका ऑक्सीजनेशन होता है, वो प्योर होता है और फिर वापस हार्ट में आता है और फिर पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। पढ़ा है ना ये? तो हार्ट और लंग्स के बीच में फिजियोलॉजिकली क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? जो ब्लड प्यूरिफिकेशन हो रहा है उसमें हार्ट और लंग्स दोनों मिलके काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरी बॉडी का जितना भी गंदा ब्लड है वो सारा हार्ट में आ रहा है, राइट पार्ट में, राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, और फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है? लंग्स में जा रहा है वाया पल्मोनरी आर्टरी। वहां पे क्या हो रहा है? गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था, जिसे हम लेमन टर्म में बोल रहे हैं कि इम्प्योर ब्लड था, गंदा था, वो वहां पे ऑक्सीजनेट हो चुका है, प्योर हो चुका है। अब वो वापस कहाँ आता है? हार्ट में। कौन से पार्ट में? लेफ्ट पार्ट में, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और फिर एर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा? पंप हो जाएगा। तो ये फिजियोलॉजिकली दोनों ऑर्गन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है वो हम किस में पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी में। समझ में आया दोनों में क्या डिफरेंस है? एनाटॉमी केवल स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बताता है कि दो ऑर्गन्स के बीच में क्या रिलेशन है, और जो हमारा फिजियोलॉजी है वो फंक्शनल रिलेशन बताता है दो ऑर्गन्स के बीच में। ठीक हो गया? तो डेफिनेशन तो समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी? जो मेन है आपका स्कोप, कि क्या क्या स्कोप है, या फिर एनाटॉमी के कितने टाइप्स हो सकते हैं, फिजियोलॉजी के कितने टाइप्स हो सकते हैं, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं बेटे एनाटॉमी में, ठीक है। तो जो एनाटॉमी है हमारी, देखो जो एनाटॉमी है इसे हम कितने क्लास में डिवाइड कर सकते हैं? फर्स्ट, सबसे पहली एनाटॉमी होती है ग्रॉस एनाटॉमी। क्या होती है? ग्रॉस एनाटॉमी। दूसरी होती है आपकी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। और लास्ट होती है हमारी डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ठीक हो गया? तीन टाइप में आप क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक। अब एनाटॉमी का यूज आप
आप देख रहे हो कि कैसे कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहली जो ग्रॉस एनाटॉमी होती है, ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब ही है, इसे दूसरा टर्म आप दे सकते हो मैक्रोस्कोपिक। ये माइक्रोस्कोपिक है, मैक्रोस्कोपिक आप इसे बोल सकते हो। तो यानी कि ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर जो अनएडेड या नेकेड आई से देखे जा सकते हैं, बिना किसी की मदद के आप आंखों से सीधे ऐसे स्ट्रक्चर्स को देख सकते हो। ऐसे स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, आपके सामने स्ट्रक्चर है, आप उसे सीधे देख रहे हो, आपको किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप की एनाटॉमी को क्या बोलते हैं, हम ग्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं। अगर मैं बात करती हूँ माइक्रोस्कोपिक की, यानी कि ऐसी स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि माइन्यूट स्ट्रक्चर होते हैं, नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हो, विदाउट एनी एड आप इसे नहीं देख सकते हो, जरूरत पड़ेगी माइक्रोस्कोप की। ठीक है, अभी इसके टाइप्स भी मैं बताऊंगी। इसके बाद आती है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ये एनाटॉमी बेसिकली डेवलपमेंट को शो करने के लिए है, देखने के लिए है। सपोज एक इंडिविजुअल है, एक इंसान है, उसके पूरे लाइफ स्पैन में बॉडी में क्या क्या चेंज हो रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंज, अगेन एनाटॉमी की बात हो रही है, तो स्ट्रक्चर में बॉडी में क्या क्या चेंज आ रहे हैं उसकी स्टडी जो की जाती है वो किसके अंदर आती है, डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंदर आती है। इसके अंदर एक एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट भी आता है, जिसमें केवल जब बच्चा अपने मदर के वूम में है उस टाइम पे जो डेवलपमेंट हो रहा है 9 मंथ के पीरियड में, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वीक क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो पूरा जो है वो किस में आएगा, आपका एम्ब्रायोलॉजी में आएगा। अगेन स्टार्टिंग के अगर आप 2 महीने का लोगे तो वो डाटा ज्यादा एम्ब्रायोलॉजी में आपका यूज होता है, क्योंकि एम्ब्रायो जो होता है स्टार्टिंग के 2 महीने का जो पीरियड होता है मदर के वूम में, उसी को एम्ब्रायो बोलते हैं। उसके बाद तो सेकेंड स्टेज आ जाती है, कौन सी, फीटस, है ना। तो ये अभी हम देखेंगे। फिलहाल के लिए सबसे पहले में आ जाते हैं हम ग्रॉस एनाटॉमी में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम कौन से स्ट्रक्चर्स की स्टडी करने वाले हैं, ऐसे स्ट्रक्चर जो कि आपके क्या है, नेकेड आई से देखे जा सकते हैं, जिनके लिए हमें किसी एड की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर फर्दर जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर, देखो कौन कौन सी आती है। फर्स्ट है हमारी रीजनल एनाटॉमी, सेकेंड है हमारी सिस्टेमिक एनाटॉमी, थर्ड है हमारी सरफेस एनाटॉमी। चलिए पहले इन तीनों को मैं बता दूं। रीजनल एनाटॉमी क्या है, जब बॉडी के किसी पर्टिकुलर रीजन की आप एनाटॉमी, आप स्ट्रक्चरल स्टडी कर रहे हो। आपको पता है अगर आप पूरी बॉडी को रीजन में डिवाइड करोगे तो आपका ऊपर वाला हिस्सा क्या आ जाता है, थोरैसिक कैविटी है ना। उसके नीचे आपका क्या है, एपिगैस्ट्रिक रीजन है, ठीक, फिर पेल्विक रीजन आ जाता है। तो मतलब आपको पता है ये, बल्कि मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको पूरे रीजन्स भी बताऊंगी डिवाइड करके कि कैसे रीजन डिवाइड हुए हैं बॉडी के 9। तो अभी फिलहाल के लिए समझिए कि जो रीजनल होगी एनाटॉमी वो क्या होगी, जब हम किसी पर्टिकुलर रीजन के जो स्ट्रक्चर हैं उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर हमें पता है कि हमें केवल थोरैसिक रीजन के बारे में पता करना है, तो थोरैसिक जो रीजन है आपका, ठीक है, जहाँ पे आपका हार्ट लंग्स आते हैं, अगर वहां के केवल स्ट्रक्चर स्टडी हो रही है तो उसे आप क्या बोलोगे, रीजनल एनाटॉमी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिफिक रीजन। ठीक हो गया। अब बात करते हैं सिस्टेमिक। सिस्टेमिक एनाटॉमी मतलब होता है आप पर्टिकुलर किसी सिस्टम के स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हो। आपको पता है आपके पास बहुत सारे क्या हैं, सिस्टम्स बॉडी में अवेलेबल हैं। टोटल 11 सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो आगे आने वाली क्लास में हम देखेंगे। तो अगर आप क्या कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर किसी सिस्टम के एनाटॉमी को डिस्कस कर रहे हो या उसको स्टडी कर रहे हो, तो वो क्या होगी, आपकी सिस्टेमिक एनाटॉमी होगी। सपोज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ठीक है, तो आप सिंपल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ही जो स्ट्रक्चर आते हैं, हार्ट, ब्लड वेसल, केवल इनकी स्टडी कर रहे हो तो वो आपकी स्टडी क्या कहलाएगी, सिस्टेमिक एनाटॉमी। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है सरफेस। सरफेस जो एनाटॉमी होती है इसमें बेसिकली हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो इंटरनली हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। आउटसाइड जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टडी नहीं है, केवल इंटरनल जो, अगर कहीं पे भी सरफेस एनाटॉमी वर्ड यूज हो रहा है तो समझ लीजिए कि यहाँ पे जो बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टडी हो रही है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के समझ में आ रहे हैं। तो इनके लिए कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती है, आप अपनी आईज से आसानी से इन्हें देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में। इसके अंदर भी आपके सब टाइप्स आते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जिसको आप सेल एनाटॉमी भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है वैसे साइटोलॉजी को आप सेल एनाटॉमी लिख सकते हैं।
और दूसरी होती है हमारी हिस्टोलॉजी, जिसको आप हिस्टोलॉजिकल एनाटॉमी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल साइंस की टर्म में लिख दे रही हूँ साइटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। ठीक है, वैसे मैंने बता दिया सेल एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजिकल एनाटॉमी। तो साइटोलॉजी क्या होती है, मैं पहले बताया माइक्रोस्कोपिक है, तो यानी कि इनकी स्टडी इस कैटेगरी में जो भी आते हैं इनकी स्टडी के लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। तो साइटोलॉजी, साइटो वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल को, तो स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, जब सेल्स की स्टडी होती है, अब सेल आपको पता है कि सबसे बेसिक यूनिट है, क्या उसे नेकेड आई से देख सकते हो, नहीं ना, तो इनके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो जो स्टडी केवल आप सेल की स्टडी जब होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, साइटोलॉजी बोलते हैं या फिर सेल एनाटॉमी बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो, आपके ब्लड में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट, जब स्पेसिफिक इन सेल्स की आप स्टडी करते हो, देखते हो ना माइक्रोस्कोप से करते हैं, तो वो क्या है, हमारी साइटोलॉजी है या फिर सेल एनाटॉमी है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब हिस्ट जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है टिश्यूज को। ठीक है, जब आप टिश्यू लेवल पे चले जाते हो, जब आप टिश्यूज की स्टडी करते हो तो उसे क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी या फिर हिस्टोलॉजिकल एनाटॉमी। ठीक है, तो कोई भी टिश्यू है आपके पास, आप उसकी स्टडी कर रहे हो, सपोज आप कनेक्टिव टिश्यू है उसकी स्टडी कर रहे हो, आप देखते हो ना, आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप में हम स्लाइड्स लगा के देखते हैं डिफरेंट टाइप के टिश्यूज को, क्योंकि स्लाइड में जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें उनका इजिली हमें उनका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो ये आ गए माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर। अब बात आ जाती है डेवलपमेंटल एनाटॉमी की। तो मैंने बता दिया कि डेवलपमेंटल वैसे क्या होता है, आपका जो पूरा लाइफ स्पैन है आपका, वो उसमें जितने भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं वो आपके किस में आते हैं, डेवलपमेंटल एनाटॉमी में आते हैं। और दूसरा जो इसी की सब ब्रांच है उसे मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी ये स्पेसिफिकली क्या है, हमारी जो एम्ब्रायो में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं उसे क्या बोलते हैं हम, एम्ब्रायोलॉजी। यानी कि जब आपका जो बेबी है, ठीक है, जो मदर के वुम में है, जो उसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं। ठीक हो गया, कैसे कैसे आपका सबसे पहले क्या डेवलप हुआ था, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ते हैं, तो वो सारा सीक्वेंस जो होगा वो हम एम्ब्रायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, तो ये है हमारा डेवलपमेंटल, इसीलिए इसे अलग से वर्ड दिया गया क्योंकि ये थ्रू आउट डेवलपमेंट को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा स्कोप ऑफ एनाटॉमी, या फिर आप बोल सकते हो कि टाइप ऑफ एनाटॉमी, कि आप किस किस तरीके से एनाटॉमी को यूज कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन सी एनाटॉमी आपके पास अवेलेबल है। ठीक, अब बात करेंगे किसके बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में। तो चलिए इसको मैं हटाती हूँ यहाँ से, 1 मिनट। हाँ, अब आपको बता चुकी हूँ पहले कि जो फिजियोलॉजी होती है वो किसके साथ डील करती है, वो फंक्शंस के साथ डील करती है और इस चीज को देखती है कि किसी भी ऑर्गन का दूसरे किसी ऑर्गन के साथ क्या फंक्शनल रिलेशन है। स्ट्रक्चर से इसे कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पे फंक्शंस की बात होती है। तो देखते हैं जो फिजियोलॉजी है वो कितने टाइप की होती है। ठीक है, उसका स्कोप क्या है आपका, तो पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिजियोलॉजी को। चलिए, तो फिजियोलॉजी आप 3 क्लास में से डिवाइड कर सकते हो। ठीक, फर्स्ट हमारी रहेगी सेल फिजियोलॉजी, सेल फिजियोलॉजी। दूसरी रहेगी अगेन सिस्टेमिक फिजियोलॉजी, पी फिजियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड लास्ट रहेगा स्पेसिफिक फिजियोलॉजी। ठीक है, ऑर्गन स्पेसिफिक होती है। और इसमें एक और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, बहुत जगह पे आपको नहीं भी मिलेगा बट मैं यहाँ पे ऐड कर दूं इसे, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी भी आपका फिजियोलॉजी को ही का ही स्कोप है, अभी मैं बताऊंगी। देखो, जब भी आपने देखा होगा मेरे लेक्चर्स में, जब भी मैं किसी बीमारी के बारे में आपको बताती हूँ तो उससे पहले मैं क्या बोलती हूँ कि पहले आप नॉर्मल फंक्शनिंग समझ लीजिए। ठीक है, अगर आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डिजीज पढ़नी है तो पहले आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को समझ लीजिए, क्योंकि फिर आपको डिजीज समझना इजी हो जाएगा। अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि ये बीमारी क्यों हुई, ऐसा क्या आपका नॉर्मल बॉडी में चेंज आया। पहले नॉर्मल बॉडी के बारे में तो पता हो, है ना। तो इसीलिए ये फिजियोलॉजी का ही स्कोप है। अगर आपको फिजियोलॉजी पता है तभी आप क्या कर सकते हो, पैथोलॉजी डिस्कस कर सकते हो। पैथोलॉजी मतलब डिजीज कंडीशन, है ना। इसीलिए पैथोलॉजी मैंने फिजियोलॉजी का स्कोप बनाया है
कि अगर आपको फिजियोलॉजी पता है तो आप फ्यूचर में पैथोलॉजी को आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसे यहाँ पे ऐड किया है। सबसे पहले बात करते हैं सेल फिजियोलॉजी की। तो सेल फिजियोलॉजी में क्या करते हैं हम, इसमें सिंपल हम किसी भी सेल की फिजियोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उसके फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। अब जैसे मान लीजिए सेल कोई सी भी ले लीजिए आप, ठीक है, आपने सपोज आरबीसी ले ली, आपने न्यूरॉन्स ले लिए, आपने नेफ्रॉन्स ले लिए। जब आप वो पर्टिकुलर सेल्स के बारे में बात कर रहे हो, आप ऑर्गन पे नहीं जा रहे हो, आप केवल सेल। आपको पता है अगर मैं बात करती हूँ नर्वस सिस्टम की तो उसकी मेन सेल क्या है, न्यूरॉन है। अगर मैं बात करती हूँ किडनी की तो मेन सेल क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम में। तो जब हमें ये पता है तो हम जब सेलुलर लेवल पे काम करते हैं, जब हम केवल सेल के बारे में स्टडी करते हैं, सेल के फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली न्यूरॉन कैसे क्या करता है, नर्व ट्रांसमिशन करता है, कैसे उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे मैसेज को पहुंचाता है, कैसे हमारा नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन का काम करता है ना, जो आपका जो ऊपर से ब्लड आ रहा है उसको कैसे फिल्टर करके यूरिन फॉर्म होती है ना। तो ये सारा क्या है, हम सेलुलर लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जब हम इस तरीके की फंक्शनल स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं सेल फिजियोलॉजी। समझ में आ गया, ठीक। इसके बाद आता है आपका पैथोलॉजी, तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको। डिजीज्ड कंडीशन में आप डिस्कस कर रहे हो यहाँ पे। बेसिकली हम इसमें क्या देखते हैं, हम डिजीज्ड फिजियोलॉजी देखते हैं कि नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या ऐसे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से कोई बीमारी हुई है। तो ये भी फिजियोलॉजी का ही स्कोप है, ठीक। जब आपकी फिजियोलॉजी को पढ़ते हो तभी आप पैथोलॉजी को समझते हो, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सिस्टेमिक फिजियोलॉजी। तो सिस्टेमिक फिजियोलॉजी में हम पूरे सिस्टम की फंक्शनिंग को समझते हैं। सपोज यूरिनरी सिस्टम है तो उसके पूरे सिस्टम की फंक्शनिंग को हम समझ रहे हैं कि कैसे किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, कैसे ये मिलके अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। पूरे सिस्टम को आप समझ रहे हो, ठीक। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम है तो आप पूरा देख रहे हो कि हार्ट, ब्लड वेसल कैसे काम कर रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप पूरे सिस्टम के फंक्शन को समझते हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, सिस्टेमिक फिजियोलॉजी। केवल एक सेल की बात कर रहे हैं तो सेल फिजियोलॉजी, अगर पूरे सिस्टम को समझ रहे हैं तो वो क्या है, हमारी सिस्टेमिक फिजियोलॉजी है, जो कि इंपॉर्टेंट है। सिस्टम को जानना तो बहुत जरूरी है ना। नेक्स्ट आती है हमारी स्पेसिफिक फिजियोलॉजी। स्पेसिफिक फिजियोलॉजी में हम किसी स्पेसिफिक ऑर्गन की स्टडी करते हैं। सपोज आप लंग्स के बारे में पढ़ रहे हो, आप हार्ट के बारे में पढ़ रहे हो, आप किडनी के बारे में पढ़ रहे हो, आप किसी सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ रहे हो, अभी आप ऑर्गन स्पेसिफिक हो चुके हो, ठीक है। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के फंक्शनिंग को समझ रहे हैं तो वो किस में आता है, आपका स्पेसिफिक फिजियोलॉजी में। समझ में आया। तो ये है स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी कि फिजियोलॉजी कहाँ कहाँ पे आपकी काम आती है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। छोटा सा टॉपिक है बट इसे समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिटेल आपने और आगे आप बढ़ चुके हो, आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी के और भी लेक्चर्स देख चुके हो तो ये आपके लिए समझना इतना डिफिकल्ट नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये है आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन प्लस उसका स्कोप कि कहाँ कहाँ पे इसका इम्प्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।